नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है कोटा के रेड पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन सिटी में। दोस्तों, संस्कृत की क्लास में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कारक प्रकरण प्रथमा विभक्ति। आज हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण द्वितीय विभक्ति। इन्हीं कारणों से दोनों कक्षाओं के मध्य समय का बहुत बड़ा अंतराल आ गया, तो अब से हमारी जो क्लास रहेगी वह कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए, एक बार पुनः आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि कारक प्रकरण में से कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट को जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, और पिछली क्लास में हमने इसकी विस्तृत चर्चा भी कर ली। एक को तो हम कहते हैं कारक विभक्ति, जो कारक को आश्रित मान करके विभक्ति की जाती है तो यह कारक विभक्ति कहलाती है। और एक होती है उपपद विभक्ति, किसी पद विशेष को आश्रित मान करके किसी विशेष पद के योग में जो विभक्ति होती है उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो देखिए, द्वितीय विभक्ति का कारक जो है वह कारक है कर्म कारक, और कर्म कारक में जो विभक्ति होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि हम कर्म किसे कहेंगे। हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः परिभाषा इसकी ये है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी वाक्य के अंदर जो क्रिया को पूर्ण करने में सर्वाधिक स्वतंत्र शब्द होता है वह होता है कर्ता कारक। और उस कर्ता वह कर्ता कारक जिसकी यानी कर्तु यानी कर्ता, ईप्सित यानी इच्छा, उस कर्ता का जो सब सर्वाधिक प्रिय शब्द होता है, प्रिय उस वाक्य के अंदर जिसको वो प्राप्त करना चाहे उसको हम कहते हैं कर्म। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। अब देखिए, इस कर्मणि द्वितीया के अनुसार ये सूत्र कहता है कि जो जो कर्म होगा उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन वह कर्म होगा कौन सा? अप्रधान। कैसा कर्म होगा? अप्रधान। अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब प्रथमा विभक्ति के अंदर हमने पढ़ा था उक्त कर्मणि प्रथमा। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे उक्त कह दो चाहे प्रधान कह दो। तो यहां पर जो कर्म होगा अप्रधान या अनुक्त, यानी कि हम इसको कहेंगे अनुक्त कर्मणि द्वितीया। जो कर्म अनुक्त होगा, अप्रधान होगा, उसके अंदर विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। और प्रधान और अप्रधान क्या होता है इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रधान हम किसे कहेंगे, अप्रधान हम किसे कहेंगे। और इसको हमने वाच्य में भी पढ़ा था, यानी कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वह अप्रधान होता है, कर्मवाच्य का जो कर्म होता है वह प्रधान होता है। तो ये तो रही बात द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है? कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति। कर्म कहते किसे हैं? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहे उसको हम कर्म कहते हैं। विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्मणि द्वितीया। और कर्मणि द्वितीया का मतलब अनुक्त कर्मणि द्वितीया, यानी कि जिस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी वह कर्म कैसा होगा? वह कर्म होगा अनुक्त, यानी अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। अब दो तीन उदाहरणों से हम समझते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, स ग्रंथम पठति, ठीक है। इसका मतलब हुआ वह ग्रंथ पढ़ता है। स हरिम भजति, और इसका मतलब क्या हुआ? वह हरि का भजन करता है या वह हरि को भजता है। तो देखिए, कर्ता कौन है? स, यानी कि वह। क्रिया क्या है?
पठति यानी पढ़ता है। तो ये जो करता है ये क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसे प्राप्त करना चाहता है? ग्रंथ। तो यहाँ ग्रंथ क्या हो गया? कर्म। ये परिभाषा इसकी कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वह कर्म है। कर्ता अब सबसे ज्यादा चाहेगा, यानी चाहेगा तो प्राप्त करेगा, और प्राप्त का करने का माध्यम क्रिया है। तो ये स क्रिया कर रहा है पढ़ने की, वह कोई व्यक्ति विशेष है जो क्रिया करता है पढ़ने की। पढ़ने की क्रिया से प्राप्त क्या करना चाहता है? ग्रंथ, यानी वह ग्रंथ की चाहना रखता है। स हरि भजति, वह हरि को भजता है। जो भजन करना है, तो भजन किसका करना है? हरि का। तो यहाँ कर्म क्या हो गया? तो प्रधान तो है कर्ता, प्रधान में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ये मुख्य। पूरा सेंटेंस जो है वह किसके अनुसार चल रहा है? कर्ता के अनुसार। तो ये मुख्य हो गया, तो मुख्य हो गया, तो अपने आप कर्म अमुख्य हो गया या अनुक्त हो गया। इसी अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति। अब इस द्वितीय विभक्ति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, और वह दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो कारक के अनुसार होने वाली विभक्ति यानी कर्म कारक के अनुसार होने वाली विभक्ति, और एक उपपद यानी किसी विशेष पद के योग में होने वाली विभक्ति, उसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति कहां होती है? तो देखिए अगला सूत्र है अधि सिंहस्थासाम कर। एक उपसर्ग होता है अधि प्लस एक धातु होती है सिंह, शयन करना, स्था ठहरना, आस बैठना। अब देखो सामान्यतः यदि मैं आपसे कहूं कि ऐसे आप वाक्य बोलिए जिनमें इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, तब आप हिंदी में हम एक प्रकार से उदाहरण लेते हैं कि राम पलंग पर सोता है। दूसरा, हरि बैकुंठ में ठहरता है या स्थित है। मोहन या बंदर पेड़ पर बैठता है। तो इन सेंटेंसों में देखिए एक क्रिया है सोना, एक ठहरना, एक बैठना। तो ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि इन धातुओं से पहले यदि उपसर्ग आ जाए अधि, क्या उपसर्ग आ जाए? अधि उपसर्ग आ जाए, तो इन धातुओं का जो आधार होता है, आधार का मतलब जैसे मोहन घर में बैठता है तो बैठने का आधार हो गया घर। कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है कुर्सी पर बैठकर तो आधार हो गया कुर्सी। बंदर पेड़ पर बैठा तो बैठने का आधार बेस जिसको हम कहते हैं। तो इन सारी क्रियाओं में आधार निश्चित है, यानी कहीं न कहीं सोएगा, कहीं न कहीं ठहरेगा, कहीं न कहीं बैठेगा। और संस्कृत व्याकरण का नियम है कि आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। अब इन सेंटेंसों का यदि हम संस्कृत में ट्रांसलेट करना चाहें तो सोने का आधार है पलंग, ठहरने का आधार है बैकुंठ, और बैठने का आधार है पेड़। तो देखो में पे पर, आपने चिन्ह भी पढ़ा होगा अधिकरण में पे पर, यहाँ पर चिन्ह आ रहा है, यहाँ में चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर चिन्ह आ रहा है। तो यानी कि पलंग, बैकुंठ और पेड़ आधार है कौन सी क्रिया के? सोना, ठहरना और बैठना, इन क्रियाओं की ये आधार है। और आधार में विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। ये कर्ता है और कर्ता में विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति। तो अब इन सेंटेंसों का जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार होगा,
राम में प्रथमा विभक्ति लगाई, रामे है। हरि में प्रथमा विभक्ति लगाओगे, हरि। बंदर में प्रथमा विभक्ति लगाओगे, वानर है। आधार में जब आप सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो पलंग को संस्कृत में कहते हैं पर्यंक, तो सप्तमी विभक्ति लगाते ही ये बन जाएगा पर्यंकी। वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति लगाओगे, वैकुंठे। और ये विभक्तियां क्या होती है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था आपको, राम, रमा, हरि, अस्मत्, युष्मत्, तत्, ये सारे शब्द आपको याद करने होंगे। नदी, तो जिस बच्चे को शब्दरूप याद है आसानी से समझ पा रहा है कि पर्यंके में सप्तमी विभक्ति, वैकुंठे में सप्तमी विभक्ति, इसी प्रकार पेड़ को कहते हैं वृक्ष और वृक्ष में सप्तमी विभक्ति वृक्ष। तो ये हमने सही किया, कर्ता में हमने प्रथमा विभक्ति लगा दी और जो जो अधिकरण थे उनमें हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी। और क्रियाकर्ता के अनुसार तो राम है पर्यंके सेते, हरि वैकुंठे तिष्ठति। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो स्था धातु है, इस स्था को आदेश होता है तिष्ठ, और तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति ऐसे इसके रूप चलते हैं। जैसे एक धातु होती है दृश्य, इसके रूप चलते हैं ना पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसी प्रकार से स्था धातु के रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो हमने लिखा हरि वैकुंठे तिष्ठति, बैठता है। इसी प्रकार से आस्ते, वानर है वृक्षे आस्ते, आत्मनेपद का रूप है, ये भी आत्मनेपद का रूप है। अब देखो इतना सब कुछ बताने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि ये सूत्र जो है ये कह रहा है कि भैया आप सिंह धातु, आप स्था धातु और आप आस धातु का जब भी सेंटेंस बनाओगे तो उनके आधार में सप्तमी विभक्ति ही लगेगी। लेकिन इस सूत्र के अनुसार ये कह रहा है इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग आ गया तब आप उसके आधार की संज्ञा कौन सी कर दोगे? कर्म संज्ञा कर दोगे। तो इस सूत्र का पूरा मतलब हुआ अधि उपसर्ग के बाद में सिंह, स्था, आस धातु के रहने पर इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होकर उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब ये सूत्र कहता है कि अगर अधि उपसर्ग पहले आ गया तो आधार का नाम बदल दो, उस आधार को आप क्या कहने लग जाओ? वह आधार नहीं है, वह क्या है? कर्म। अब सामान्य नियम में जो कर्म होगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति नहीं लगाएंगे, कर्म में हम विभक्ति लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। तो देखिए अगर मैं इस सेते के आगे अधि जोड़ दूं, अधि जोड़ करके मैं बना दूं अधि सेते, दूसरी जो क्रिया तिष्ठति उसके भी आगे मैं अधि जोड़ दूं और मैं क्रिया बना दूं अधि तिष्ठति, आस्ते की जगह में अधि लगा करके और यण संधि करके शब्द बना दूं अध्यास्ते। देखो अधि मैंने जोड़ा, क्रिया थी आस्ते, तो यण संधि के अनुसार ये बन जाएगा अध्यास्ते। यण संधि हमने पढ़ रखी है पहले। अब ऐसी सिचुएशन में यहां हम जो आधार का प्रयोग करेंगे, जैसे पलंग पर सोता है तो वह पर्यंकम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। वैकुंठ तो वैकुंठम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। पेड़ वृक्षम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ये खेल किसका है? केवल अधि का। तो आपको सिर्फ तीन धातुएं याद रखनी है। कौन कौन सी? सिंह, स्था और आस। आस को तिष्ठ आदेश होता है और रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठति। यदि इन तीन धातुओं के पहले अधि उपसर्ग आ जाए तो इन धातुओं का जो आधार होता है, आधार कौन सा? जहां सोया जाए वह आधार होता है, जहां ठहरा जाए, जहां बैठा जाए, उन स्थानों के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखो राम है, हरि ही, वानर है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध है, तो ये तीनों सेंटेंस भी बिल्कुल शुद्ध है। यहां पर हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, जबकि यहां पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यहां पर क्रिया से पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ इसलिए हमने द्वितीय का प्रयोग किया, और यहां पर क्रिया से पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो आधार आधार ही माना जाएगा, उसको हम कर्म नहीं मानेंगे। और जब आधार को आधार मानेंगे तो आधार में विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति।
ये तो रही इस सूत्र की बात। फिर देखिए द्वितीय विभक्ति के अंदर अगला सूत्र हम पढ़ेंगे उपान मध्याम वसे। देखिए द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र है उपान मध्याम वसे। अब ये सूत्र क्या कहता है, पहले तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो उप प्लस अनु प्लस अधि प्लस आम प्लस वस। देखो संधि से किस प्रकार सूत्र बना है। पै में स्वर है ए, आगे भी है ए। यहां स्वर है उ, आगे है ए। यहां है स्वर ई, आगे है आ। अब देखो यण संधि का नियम हमने पढ़ा था, ई उ री री, इन चार स्वरों के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह। देखो उ के बाद में असमान स्वर आया, ई के बाद में असमान स्वर आया, तो ई के स्थान पर ये कर देंगे। ए प्लस ए बराबर आ होता है, तो उप और अनु बना उपानु, और उपानु प्लस अधि, उ की जगह हमने वह कर दिया, उ की जगह हमने वह कर दिया, तो न आधा रह गया। इस प्रकार से दो जगह यण संधि एक जगह दीर्घ संधि करके हमारा सूत्र बना उपान मध्याम वस। अब ये सूत्र कहता क्या है, ये कहता है कि एक उपसर्ग होता है उप, एक होता है अनु, एक होता है अधि और एक होता है आम। प्र प्रा अपसम अनु अवधि निर्दुष दुर्बी आम। इन चार उपसर्गों के बाद उपसर्ग 22 होते हैं, एक धातु आ जाए वस, और वस का मतलब क्या होता है, रहना। वस यानी रहना। तो इस वस धातु का जो आधार होगा, उस आधार को कर्म मान करके उसमें हम विभक्ति कौन सी करेंगे, द्वितीय। सेम जो पिछले सूत्र में बात हुई थी वही बात यहां हो रही है, बस इसमें उपसर्ग और धातु चेंज। अब यदि मैं आपसे कहूं कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस का आप जब संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे और उसमें यदि वस धातु का, वस का मतलब रहना, रहने का प्रयोग किया, जैसे मोहन जयपुर में रहता है, हरि वैकुंठ में रहते हैं, शेर जंगल में रहता है। अब यदि आपसे कोई कहे कि इन सामान्य सेंटेंसों का संस्कृत में आप अनुवाद कीजिए, तब आपको पता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहां कर्ता मोहन है, प्रथमा विभक्ति मोहन है। शेर सिंह है, प्रथमा विभक्ति लगा दी। हरि प्रथमा विभक्ति लगाओ हरि। अब आपको पता है कि रहता है, या मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि वस, रहने का मतलब संस्कृत में होता है वस धातु, वसति वसत वसंती। तो यहां आपने क्रिया का प्रयोग किया वसती, यहां भी आपने क्रिया का प्रयोग किया वसती, यहां भी आपने क्रिया का प्रयोग किया वसती। अब आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको कारक के चिन्हों की जानकारी है। तो यहां पर चिन्ह आ रहा है में, यहां पर भी चिन्ह आ रहा है में, यहां पर भी चिन्ह आ रहा है में। अगर मैं कहूं कि बंदर पेड़ पर रहता है तो चिन्ह आ गया पर। तो में के पर ये चिन्ह जब भी आते हैं तो इनका द्योतक जो होता है वो होता है अधिकरण, आधार। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो आप सामान्य देश में सप्तमी विभक्ति लगाओगे। मोहन मोहन है जयपुरे वसती, हरि वैकुंठे वसती, और सिंह है वने वसती, सिंह वन में रहता है। ये सामान्य सही नियम है, हमने इसका संस्कृत में ट्रांसलेट बिल्कुल सही किया है। अब ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि भैया
जब आप वस धातु का प्रयोग करोगे तो सामान्य सी बात है कि वस धातु के प्रयोग करते ही उसका आधार निकल करके आएगा, क्योंकि वस का मतलब रहना है। और जब भी आप किसी वाक्य का प्रयोग करोगे तो कोई कहीं ना कहीं तो रहेगा, और जहां रहेगा वह स्थान होगा आधार। अब ये सूत्र कहता है कि अगर वस धातु का सिंगल प्रयोग होता तो आधार ही रहेगा, लेकिन यदि वस धातु के पहले उप, अनु, अधि और आ इन उपसर्गों का प्रयोग आ जाए तो फिर वस का जो आधार होगा, वस धातु का आधार यहाँ क्या है, जयपुर, यहाँ है जंगल, यहाँ है, यानी कहाँ रहा जा रहा है वही आधार है। वैकुंठ में रहा जा रहा है, जंगल में रहा जा रहा है, जयपुर में रहा जा रहा है, तो उस आधार को हम बना देंगे कर्म, यानी उस आधार का नाम चेंज करके हमने कर दिया उसको कर्म। सामान्यतः आपको कहे कि कोई कहे कि इसको, इस बच्चे को घर में कहते हैं मोनू, इस बच्चे को घर में कहते हैं मोनू, लेकिन जब जब ये स्कूल में जाएगा तो स्कूल में इसका नाम राहुल होगा, तो स्कूल वाले उसको राहुल कहेंगे, घर वाले उसको मोनू कहेंगे। तो दो स्थितियां बता दी कि घर में वो रहेगा तो उसको मोनू कहा जाएगा, स्कूल में रहेगा तो राहुल कहा जाएगा। सेम वही बात, अगर वस धातु का स्वतंत्र प्रयोग होता है, केवल वस धातु, तब तो आधार में सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन वस धातु के पहले उप, अनु, अधि, आम उपसर्ग आ जाए तो इस वस धातु के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी नाम चेंज कर दिया। वस धातु केवल है तो उसके आधार को आधार ही कहा जाएगा, वस धातु से पहले उपसर्ग है तो उसके आधार को कर्म कहा जाएगा। अब आधार में सप्तमी विभक्ति होती, बस डिसाइड हो गया। अगर उसको आधार मान रहे हैं तो सप्तमी विभक्ति कर देंगे, कर्म मान रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति कर देंगे। आधार कब मान रहे हैं, जब ये उपसर्ग पहले ना हो। कर्म कब मान रहे हैं, जब ये उपसर्ग पहले हो। किसको मान रहे हैं, जहां पर रहा जाए उस स्थान को, उसी स्थान को हम एक बार आधार मान रहे हैं, एक बार कर्म मान रहे हैं, नियम हो गया। तो अब मान लीजिए इस वसति के पहले में अगर उप जोड़ दूं, यहां उप वसति, तो तुरंत जयपुरे से मुझे जयपुरम करना पड़ेगा, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, क्योंकि वह आधार क्या बन गया है, कर्म बन गया है। तो देखो मोहन जयपुरम, उपवस्ती आ गया तब भी जयपुरम, अनु आ गया, अनुवस्ती आ गया तब भी जयपुरम ही रहेगा, अधिवस्ती आ गया तब भी जयपुरम ही रहेगा, आवस्ती आ गया तब भी जयपुरम ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हरि वैकुंठम उपवस्ती, हरि वैकुंठ में उपवस्ती आ गया तब भी वैकुंठम ही रहेगा। अगर मैं लिख दूं अनुवस्ती तब भी वैकुंठम ही रहेगा। अगर मैं लिख दूं अधिवस्ती तब भी वैकुंठम ही रहेगा, और मैं लिख दूं आवस्ती तब भी वैकुंठम ही रहेगा। तो ये रही उपान मध्याह्न वसय इस सूत्र की व्याख्या। अब देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन करता है वह क्या आपको सीधा यही देगा, आपको ये नहीं देगा। अगर ये दे भी देता है अंडरलाइन करके पूछ लिया वैकुंठ क्या है बताओ, तो आप कहोगे वैकुंठ आधार है। विभक्ति कौन सी है बताओ, तो आप कहोगे सप्तमी विभक्ति है। तो विभक्ति और उसका कारण पूछा जाता है। मान लीजिए सेंटेंस आ गया हरि वैकुंठम उपवस्ती और अंडरलाइन है वैकुंठ के नीचे, तब आप क्या करोगे, विभक्ति बताओगे, कौन सी विभक्ति, द्वितीय। कारण बताओगे, तब आप बताओगे उपान मध्याह्न वसय है। इति सूत्रे, यानी कि आपसे पूछा कि विभक्ति कौन सी है इसमें, तो आपने जवाब दिया द्वितीय विभक्ति। क्यों है, तो आपने कहा उपान मध्याह्न वसय सूत्र है। ये कहता है कि जब जब उप अनु, आप इतना लिख दोगे उपान मध्याह्न वसय तो इसका ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ये इतना सा शब्द ये कह रहा है कि उप अनु अधि आम उपसर्ग यदि पहले वस धातु से तो उसके आधार में द्वितीय विभक्ति होगी, उसको कर्म माना जाएगा। तो ये है द्वितीय विभक्ति के। इसी क्रम में हम आगे और द्वितीय विभक्ति पढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों से मेरा आग्रह है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो हमने सूत्र पढ़े हैं, इन सूत्रों का पुनः आप अभ्यास कीजिए और देखिए हो सकता है जहां तक आप इनको याद कर लीजिए, बस इतना सा सूत्र आप याद कर लीजिए और जब पढ़ते हो तो इनमें संधि करके पढ़ो, ताकि समझने में आपको जब इसको रट्टा मार लोगे तो ऑटोमेटिक आप संधि विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करके इसका अर्थ आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के उपपद।
और एक अकथितम च सूत्र है, उसके अनुसार 16 धातुएं, 16 द्विकर्मक धातुओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। उन 16 द्विकर्मक धातुओं को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपकी द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्र थे। द्वितीय विभक्ति बहुत थोड़ी लंबी है, एक क्लास के अंदर यदि द्वितीय विभक्ति पढ़ा दी जाए तो बच्चों के लिए मैं नहीं समझता कि समझ पाना आसान होगा। तो आप प्रथमा विभक्ति का और इस द्वितीय विभक्ति के इन सूत्रों का, 3 सूत्रों का, अनुक्त कर्मणि द्वितीया, उपान मध्याह्न विषय, अधिसिंहस्थासाम कर्म, इन सूत्रों का अभ्यास कीजिए। और जो भी आपके पास पासबुक है, बुक है, पुरानी नोट्स है, किसी भी कॉपी में किसी भी उदाहरण से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मैं कहता हूं इस सूत्र से बाहर यदि कुछ बात आ रही है, जैसे वस्त धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग है और यहां सप्तमी विभक्ति आ गई, तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए, गलत है। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।